नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। लल्लन टॉक में हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, मालिनी अवस्थी जी, जिनकी लोक गायकी के चर्चे पूरी दुनिया पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी हैं। वो हिंदी सहित अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषा में लोक संगीत को जनमानस तक पहुँचाने में कामयाब रही हैं। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत यहाँ पर धन्यवाद, पधा बहुत-बहुत यहाँ शुक्रिया। पर पधारने के लिए, हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं हाल ही में रिलीज़ दुर्गामती फ़िल्म के गाने से, जो हीर आया है, खूब चर्चा में है। सबसे जी, पहले उसी की जर्नी जानना चाहेंगे कि क्या जर्नी रही? अ, कैसे सब कुछ हुआ और फाइनली ये गाना रिलीज़ हुआ, जो कि काफ़ी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है? जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ललन टॉप के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा बहुत सादर अभिवादन, नमस्कार। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, दुर्गामती का ये जो गाना है हीर, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन दुर्गामती को देखने से आप लोगों को एक एहसास हो गया होगा कि थ्रिलर है, कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट भी है, सस्पेंस भी लगता है, कुछ सियासत भी लगती है और एक पूरी जर्नी है, यात्रा है। वैसे ही इस गाने का भी किस्सा है, यात्रा भी है और इसमें एक सुपरनैचुरल एलिमेंट भी है, बहुत कुछ है इस गाने में भी। वैसे इसकी बनने की जो पूरी कहानी है, वो कुछ-कुछ ऐसी है। कोविड शुरू होने से पहले ही पिछले साल मैं आपको पता है मैं लखनऊ में रहती हूँ और लखनऊ से ही जहाँ भी जाना मेरा काम, मेरा घर है लखनऊ। तो वो मैं वहीं पर मुझे अचानक एक दिन 2 बच्चों ने फ़ोन किया। बच्चे ही हो मेरे लिए, लड़के दोनों और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया फ़ोन पे कि मैं नमन और ये अभिनव, हम आपसे मिलने का समय माँगना चाहते हैं। हम ए.आर. रहमान अकेडमी से पास आउट हैं, चेन्नई से और हम म्यूज़िक डायरेक्शन में अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं और हम मुंबई जाकर नहीं संघर्ष करना चाहते, हम यहीं से काम करना चाहते हैं, अपने घर से यहीं पर इतना कुछ सोच मेरे जैसी थी, नए बच्चे थे, मैंने कहा बिल्कुल मिलते हैं, तो वी मेट। फिर हम लोगों ने स्टूडियो में मिले, कुछ गाने क्रिएट करे। एक दिन जब लोगों ने स्टूडियो में 2-3 गानों पे काम कर लिया, चलते-चलते लिटरली जब मैंने पर्स उठा लिया और मैं निकलने लगी, तो मैंने कहा, "एक काम" मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। दीप्ति मिश्रा जी ने बेहतरीन कविता लिखी है, मैंने फेसबुक पे देखी थी और इसको मैं दोहे की तरह पढ़ रही हूँ, जस्ट रिकॉर्ड, हम लोग इसको बाद में तैयार करेंगे। कहा, "ठीक है।" तो मैंने गाया, "बिन रांझे की हीर हुई मैं, आप अपनी पीर हुई मैं।" गा कर के हम चले आए और आप यकीन नहीं करेंगे जो 3 गाने हमने उनके संग बनाए वो आज तक वैसे ही पड़े लेकिन ये गाना जो चलते-चलते हमने कैजुअली ऐसे ही गुनगुना दिया था, उन लड़कों ने इसी पे काम किया और इसको हमें सुनाया, फिर हम भी इस पे लगे, हमने भी इस पे काम किया और बाद में उसको मुंबई में इन लोगों ने 2-4 प्रोड्यूसर्स को दिया तो वो गाना लॉक हुआ जाकर के धर्मा प्रोडक्शंस में यानी कि करण जौहर जी की जो म्यूजिक एवेन्यू है उनकी टीम वहाँ पे गाना जाकर के लॉक हुआ। तब लगा कि गाने में शायद कोई बात है हम लोगों को फिर हम लोग भूल गए क्योंकि मुंबई में आपको पता है बहुत सारे वादे होते हैं और मेरी अपनी खुद की दुनिया फ़िल्म की नहीं आप जानती हैं। मैं तो शौकिया सब कुछ करना भी चाहिए और म्यूज़िक को तो आप कैद भी नहीं कर सकते गायकी को। मैं सूफियाना भी गाती हूँ, मैं ग़ज़लें भी गाती हूँ, ठुमरी की तो मैं हमारी पूरे वक़्त की हमारी गायकी गुरु की दीक्षा इसी में है। तो मैंने भूल गए कोविड आ गया फिर अचानक वहाँ से फ़ोन आया कि ये गाना हमसे ले लिया है अक्षय कुमार जी की कंपनी है अभिडांटिया और वो एक फ़िल्म बना रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि यही गाना चाहिए हमारे लिए, यही सिचुएशन है इस गाने की। हम लोगों ने कहा फाइन और उन्होंने ना सिर्फ ले लिया बल्कि तुरंत 1 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, 1 हफ्ते में बुला लिया मीटिंग के लिए बॉम्बे हम लोग गए एंड द सॉन्ग वाज़ लॉक्ड फिर हम लोगों ने पूछा किसके लिए है, क्या है? तो मज़े की बात ये है कि हमने जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और संगीत से जुड़े हैं, उस बात को समझेंगे कि जब स्टूडियो में आप इस तरह से कैजुअली गाने बनाते हैं, तो एक जो पहले गाना गाया जाता है, उसको स्क्रैच बोलते हैं। स्क्रैच इसलिए होता है, जैसे आप कह लीजिए स्केलेटन एक जिसपे जामा पहनाया जाता है, बाद में कलाकार उसको फ्रेश अपनी वॉइस में दोबारा डब करता है। तो हमने उनसे कहा, "अब गाना लॉक हो गया, हमें दोबारा करने दीजिए।" तो उन्होंने मना कर दिया, "बिल्कुल आप इसको अब छूइएगा नहीं। वी वांट टू रिटेन दिस वॉइस क्वालिटी हमें ऐसा ही चाहिए और इसमें जो एक तकलीफ है, इसमें जो एक लग रहा है बहुत दूर से कोई आवाज़ चल के आ रही है, हमको यही एलिमेंट तो चाहिए।" तो बस रेस्ट इज़ हिस्ट्री गाना आ गया और 5 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं उसके।
बहुत पसंद किया गया, तो अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंडस्ट्री में सब जगह से आया, तो इसलिए और अच्छा लगा। अ, मालिनी जी, अगला सवाल इसी मेन स्ट्रीम, आपने कहा कि बॉलीवुड में जो लोक संगीत का एक एक प्लेस है, एक पोजीशन है। आपको क्या इस तरीके के और भी ऑफर्स होते हैं गाने के लिए? आप कैसे देखती हैं, या फिर आप समझती हैं कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में आकर कहीं लोक संगीत को थोड़ा खतरा हो जाएगा, या इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं कहूँगी कि अपनी प्राथमिकताएँ तय करना। किसी भी बिल्कुल। इंसान के लिए, आर्टिस्ट क्यों, हर इंसान के लिए कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो हमने अपने जीवन की प्राथमिकताएँ तभी तय कर ली थी कि जो पारंपरिक संगीत है, उसको लेके ही आगे बढ़ना है। वो चाहे शास्त्रीय संगीत में मैंने ठुमरी, दादरा या पूरब अंक की गायकी से किया हो, या अवधी या भोजपुरी लोक गायन जो हमारे संस्कार गीत हैं, ऋतु गीत हैं, दादी के गाने हैं, उनको लेकर के। उसमें मुझे कभी कोई अनिश्चय या दुविधा की स्थिति थी ही नहीं। ये 35 साल पहले जितना क्लैरिटी थी, आज भी उतनी क्लैरिटी है। लेकिन एक कलाकार होने के नाते हर तरह के हम लोगों के पास ऑफर आते हैं, और एक जिसे कहते हैं ना, जल है, जल तो बर्फ भी बनता है, दरिया भी है, झरना भी बनता है, समंदर भी है। तो जल की तो कोई भी फॉर्म, ऐसे म्यूजिक को आप वैसे कैद नहीं कर सकते। और खुद की मेरी अपनी भी जैसे जो मेरी जो ट्रेनिंग है, उसमें हमारे क्लासिकल म्यूजिक के संग-संग गज़लों की और सूफियाना कलाम की रही है। क्योंकि हमारे जो दोनों उस्ताद थे जिनसे मैंने सीखा, वो दोनों मुस्लिम उस्ताद थे। तो आप कह सकते हैं कि बहुआयामी मैंने सब कुछ गाया और सब कुछ गाने की कोशिश की। फ़िल्म में जाकर के गाना, जाकर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माना ही जाता है कि जब तक आप मुंबई में न रहें तब तक बात नहीं बनती। हुँ, हुँ। मुंबई में जाने से जो मेरी पहली प्राथमिकता है जीवन की, वो उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि वो तो काम तभी हो सकता है जब आप मिट्टी के जितने निकट रहेंगे, आप उतना ईमानदार हो पाएँगे अपने उस प्रयास के प्रति। मुंबई जाकर के स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना, घूमना सिर्फ़ एक गाने के लिए, वो मेरी सोच जब मैं 18 बरस की थी तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और मुझे खुशी है कि अपनी शर्तों पे मुझको वहाँ से जब ज़रूरत होती है तो बुलाया जाता है। कभी मैंने वहीं से डब कर दिया। अब ये जैसे गाना है बिन रांझे की हीर, ये पूरा-पूरा प्रोडक्शन ही लखनऊ का है। इसमें जो आपने मिक्सिंग देखी है, जो इसकी प्रोग्रामिंग देखी है, इसमें जो बांसुरी बजी है, सितार, सब कुछ लखनऊ में हुआ है। तो ये हम लोग मैं मेरे ख़्याल में इवन जो यूँ तो प्रेमी 75 हमारे जो प्रीतम जी ने एजेंट विनोद में मुझे गवाया था, वो भी मैंने लखनऊ से ही डब करके भेजा था उनको। लेकिन कई बार ऐसे अच्छे मौके मिले हैं, जैसे इसक के लिए कृष्णा ने गवाया था, भागन के रेखन की बहंगिया, और दम लगा के आयशा के लिए अनु मलिक जी ने गवाया था, यशराज की फ़िल्म थी, वो भी मैंने यशराज स्टूडियो में किया। तो बुलाते तो कोई परहेज़ नहीं, बस गाना सलीके का होना चाहिए, और फ़िल्म की रीच तो बहुत बड़ी है ही है, इससे कोई इनकार नहीं है। और मेरी वॉइस क्वालिटी के बारे में मुझको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जिसे इसकी जहाँ ज़रूरत होगी वही बुलाएगा। बहुत अच्छे-अच्छे गाने वाले इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, तो मैं किसी प्रकार की उसमें नहीं हूँ कि वो हो गया तो अच्छा, वरना ये तो है ही है, और यही सच है। जी। अ, आपने जो लोक संगीत है वो आपका लोक संगीत हर उम्र वर्ग के दर्शकों तक पहुँचता है। सवाल आता है मन में कि वो बैलेंस कैसे क्रिएट हो पाता है कि बुजुर्ग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, युवा वर्ग भी देख रहा है, सुन रहा है, आनंद ले रहा है, पूरा वो कनेक्ट कर पा रहा है। तो आप एक क्या ऐसी फैक्टर है या चीज़ है जिससे वो बैलेंस आ पाता है? जानना चाहेंगे, मालिनी जी। इसी को साधने में तो उम्र निकल गई, जो आपने सवाल पूछा, इसको मैं एक पंक्ति में कैसे उत्तर दूँ? देखिए, ये तो शुरू में ही जब मैं इसको म म मंच पे मैंने प्रस्तुत करने का एक तरीका ढूँढा। तरीका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम था कि दुनिया इतनी से बदल रही है, इतनी तेज़ी से बदल रही है। विज़ुअल मीडियम हो गया है, लोग अब सुनने से पहले गाने को देखते हैं। पहले हम लोग तो आदी हैं कि कान से सुन करके वो फिर यहाँ और यहाँ पर जगह बनाता है। आजकल पहले देखते हैं, हुँ। फिर सुनते हैं। तो ये जो उल्टी गंगा बही है, ऐसे में अ, एक ऐसी विधा को ले जाकर के युवाओं के बीच में लोकप्रिय करना, जो कहीं न कहीं इसे दादी अम्मा की गीत मानते हैं, किसानों के गीत मानते हैं, श्रमिकों के गीत मानते हैं, गुज़रे ज़माने की
चीज मानते हैं। आज ऐसा ना हो, लेकिन 20-25 साल पहले तो ऐसा ही बीच में एक दौर आ गया था, जो लोगों ने यही मानना ही शुरू कर दिया था कि भाई अच्छा लोकगीत गाती हैं, अच्छा ठीक है, लोकगीत क्यों गाती हैं? वो जो एक फितरत लोगों की थी, वो एक मुझे चिंतित करती थी कि जब तक नया खून, नई पीढ़ी जब तक कि इस विधा से नहीं जुड़ेगी, तो इसको आगे की बात करना या आगे ले जाने की बात करना बेमानी है। तो मैंने बुजुर्गों को तो इस तरह साथ लिया कि उनके शब्दों में और धुनों में कोई राई रखती बदलाव नहीं किया। जैसी थी, वैसी ही की। परंपराओं को मैं जीती हूँ, तो उन परंपराओं में श्रद्धा रखते हुए उसके बारे में उसको डिकोड करना, उसका सरलीकरण करके लोगों के बीच में साझा करना, तो बड़े तो इस तरह साथ हो गए। युवाओं को इस तरह से साथ लिया कि अ, मैंने इन गानों का जो कॉन्टेक्स्ट है, इन गानों के पीछे जो कथानक के जो मैं कहूँगी अ, परिवेश की जो उस समय कथा हो, जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊँगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जी, जी। जैसे कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। अब रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, ये प्रवासन का गाना है, माइग्रेशन का गाना है। ये हर घर की कहानी रही है उत्तर प्रदेश, बिहार में। गाना 100 साल पुराना अंग्रेजों के ज़माने का है। कोई भी कलाकार ऐसा नहीं जो इस गीत को ना गाता हो। और मुंबई या कलकत्ता जहाँ भी जाकर उन्होंने एक अपना समाज बनाया है। कई-कई वर्ष अपनी पत्नी से, परिवार से दूर रहे, उनकी पत्नियों ने प्रतीक्षा में गाने गाए। अब जौने साहबवा के सैया मोरे नौकर, गोली दागे साहब मर जाए रे। ये गाना गाने वाली एक युवती खुल के कह रही है, पुराने ज़माने की औरत आज मन में होती है। उसके गाली देने के, गरियाने का ढंग बदल गया है। माय लाइफ इज़ ऑल स्क्रूड अप या टू हेल विद हिम, भाषा बदल गई है नए उसकी। एक्सप्रेशन वही है। हुँ, कहना यही चाहते हैं। यदि किसी ने कहा कि डार्लिंग आई कांट मेक इट माय बॉस, आई एम स्टक इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में अटक गया हूँ। हुँ, तो इधर आजकल की लड़कियों में तो धैर्य है ही नहीं कि पिछले के ज़माने की तरह से गाना गा करके समय निकाल दें। वो तो हँस के कहेंगे वही टू हेल विद योर बॉस। तो ये आई एम डन विद यू, आई एम डन विद द ऑफिस। लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन निकलता है, वो किस प्रकार हमारे पहले की औरतों ने गीत रच डाले उस पीड़ा और व्यथा को। लेकिन एक्सप्रेशन को आपने दिए आज के कॉन्टेक्स्ट में दे दिया, तो नए लोग आपसे जुड़ जाते हैं। सैयाँ मिले लड़कइयाँ में जब मैं कहती हूँ 12 बरस की मैं ब्याह की आई, 15 बरस में गौने पे आई, हुँ, हुँ। तो ये हर एक के घर की कहानी है, क्योंकि हम सब की दादियाँ 15-16 में बरस में गौने होकर आईं, आपकी भी, मेरी भी। तो मैं हँस में बच्चों से, लड़कों से कहती हूँ कि जब जब डांस करते हैं इन गानों पे, तो आश्चर्य करते होंगे कि अरे आजकल कौन शादी करता है 12 साल में? ये किस ज़माने का गाना है? हुँ, तो मैं उन बच्चों को हँस कर के कहती हूँ कि भई सही बात है, आज का ज़माना अलग है। आज तो 12 में प्रपोज़ करते हो और 13 में ब्रेकअप भी हो जाता है। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक कलाकार को मंच पे जा कर के पुरखों की थाती को महिलाओं, पुरुषों, 18 साल के बच्चों तक और 80 साल के बुजुर्गों को, सबको सम्मान देते हुए एक साथ लेके चलने में बहुत ज़रूरी है कि गीत की आत्मा को पकड़ें आप। और गीत की आत्मा को यदि आपने पकड़ लिया तो ऑडियंस किसी भी उम्र की होगी, वो आपके साथ उस यात्रा में जाएगी। मैं जब काहे को ब्याही विदेश गाती हूँ खुसरो का, तो उसमें मुझे कितने नए यंग लड़के आकर के बताते हैं कि अ, मेरी मम्मी से लीजिए फ़ोन पे बात कर लीजिए, आपका गाना हम उनको फ़ोन पे लाइव सुना रहे थे और मेरी बहन की पिछले साल शादी हुई है, तो मुझे लगा कि मैं अपनी बहन को याद कर रहा था, आप गा रही थी। तो ये फ़ोक का जो कंटेंट है, लोक का तत्व है ना, वो सबके हृदयों को उद्वेलित करता है, सबको छूता है, सबको स्पर्श करता है। फ़र्क यही है कि आप किस ढंग से इसको पेश कर रहे हैं और वो आज के समय की माँग है कि आप एंटरटेनर हैं, ये तो ध्यान रखें, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के साथ यदि लोक संगीत की प्रस्तुति आप कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप समय के साथ चलें, युवाओं को लेके चलें, थाती को आदर देते हुए चलें और थोड़ा-सा उस उन गीतों के पीछे जो निहित भाव है, वो जो कथानक है, उसको भी बखानते हुए चलें ताकि लोग आपके साथ और जुड़ें, लोग अपने बुजुर्गों को और बेहतर ढंग से समझ पाएँ। मालिनी जी, थोड़ा अतीत में दाखिल होते हैं। मन में सवाल था कि कब एग्ज़ैक्टली लगा आपको कि यही करना है? वो एक जो कहते हैं ना कि कॉलिंग आ जाती है। कई लोगों को उम्र भर नहीं मिलती,
किन्हीं को मिल जाती है, किन्हीं को जल्दी, किन्हीं को लेट मिलती है। आपके जीवन में कब वो ऐसा मौका आया, कैसा मोमेंट आया जब आपने सोचा कि यही करना है और सीखने की शुरुआत, जो सीखने की पूरी जर्नी रही, उसके बारे में जानना चाहेंगे? जब तक मुझे समझ में आता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके पहले गा रही थी। सीखना शुरू हो गया था 5 बरस की उम्र में। मेरी बड़ी बहन को सिखाने गुरुजी आते थे, मैं बैठने लगी। तो मेरा बचपन जो है वो पूर्वांचल में बीता है। मिर्ज़ापुर में, माँ विंध्यवासिनी की धरती पे, और गोरखपुर में 8 बरस रही। तो जो एक व्यक्तित्व निर्माण होता है 18 बरस, 19 बरस में, वो उससे पहले मेरा पूरब में रहना हुआ। तो जो कह लीजिए परवरिश के जो संस्कार मिले, उसमें पूर्वांचल का बहुत आशीर्वाद रहा। बोली का, संस्कार का, उस प्रेम का। मुझे याद है मिर्ज़ापुर में इतनी छोटी उम्र में अ, रेडियो में गाना बजता था सिद्धेश्वरी देवी जी का पूर्वी, और मैं उस समय गाती थी, सूरजमुख ना जइबे ना जइबे, हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, हो मोरी बिंदिया का रंग उड़ा जाए, सूरजमुख। तो इतनी छोटी बच्ची लोकगीत गाए तो आप जानते हैं लोग हाथों हाथ लेते थे, भैया सुनाओ सुनाओ सुनाओ। और उधर जो ट्रेनिंग चल रही थी, हुँ, वो राग यमन की, बागेश्वरी की, खमाज की, देश की, भैरव की, भैरवी की चल रही थी। हम जब गोरखपुर आ गए तो वहां पे अ, रेडियो में गाना शुरू किया। हमारे गुरु थे, उस्ताद थे। तो मैं बड़े अच्छे-अच्छे, जैसे मोहम्मद खलील साहब के खूब गाने वहाँ बजते थे। गोरखपुर रीजनल बहुत बड़ा केंद्र था आकाशवाणी का। तो मेरे दोनों गुरु उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब और राहत अली खां साहब आकाशवाणी में कंपोज़र थे गोरखपुर में। तो वहाँ पर मैंडेटरी था, कंपल्सरी था कि आप गज़लें गाएँ, चाहे आप गीत गाएँ, प्रसाद निराला के या फिर आप मजाज को, लेकिन आपको 2 कंपोज़िशन लोकगीतों की ज़रूरी करनी है। हुँ, हुँ। तो वो गाते थे सिखाते हुए, मैं सीखती चली गई। हरि मारे करजवा माती, बलम घरे ना मोरे ननदी, मारे करजवा माती, बलम घरे ना मोरे ननदी, हमरी अटरिया पे कागा बोले, कागा बोले, सुन जीरा मोरा धड़के, कब आए हैं भैया तोहार मोरी ननदी, मारे हो मारे करजवा माती, बलम घरे ना मोरी ननदी। अब मैं 12 बरस की, 13 बरस की थी जब से ये सब गाने गाने शुरू कर दिए, मंच पे गाने शुरू कर दिए। तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि एक लोक गीतों में शायद जो एक अ, सहजता चाहिए, एक उन्मुक्तता चाहिए, एक आत्मा चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, वो शायद बचपन से था। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि एक कोई समय तय किया था कि अब यही गाना है। गाती थी, सभी कुछ गाती थी, तो लोकगीत ज़रूर गाती थी। और घरों में हमारे यहाँ बहुत माहौल था। मेरी चाची और ताई जो थी, वो सब शादी-ब्याह के मतलब खजाना समझ लीजिए, खजाना। लेकिन सब हमारे अवधी, क्योंकि मैं मूलतः अवध से हूँ। तो अवध का और भोजपुरी का, दोनों का एक मिश्रित आशीर्वाद मिला। लेकिन एक ज़रूर मैं आपको किस्सा बताना चाहूँगी। अ, मेरा मुझे अंताक्षरी में बुलाया गया, जो जी टीवी की उस समय अंताक्षरी आती थी। आई थिंक 98 की बात है ये। तो 98 यानी कि आप समझिए कि आज से 22 तो 23 साल पुरानी बात है। तो अंताक्षरी में मुझे फ़ोन आया कि अनु कपूर जी उसको वो करते थे होस्ट, कि अब की बार फ़ोक पे हम कर रहे हैं। तो आपको हमने यूपी से चुना, यानी कि मेरी ऑलरेडी ख्याति उस समय लोक कलाकार की बन चुकी थी। मैं ये सन 98 की बात बता रही हूँ। तो एक टीम, लेकिन मेल आर्टिस्ट चाहिए, तो बालेश्वर जी के साथ मैं गई। बालेश्वर यादव जी का बिरहा, और आपको तो पता ही है कि गज़ब का उनका जलवा था उस समय। तो हम लोग जब वहाँ गए, और मैंने वहाँ पे ओपनिंग एपिसोड के लिए हम लोगों ने एक फागुन का एक बिरहा तैयार किया था। हौरी महीनवा में बरसाए न बरसाए, फागुनवा में रंग रस रस बरसे, फागुनवा में रंग। तो स्पॉट बॉय से लेके कैमरा टीम से लेकर के जो मुंबई की मराठी ऑडियंस थी, सब नाच रहे थे, नाच रहे थे, नाच रहे थे। और मुझे याद है कि उसी शो के बीच में मैंने अनु कपूर जी से कहा कि ये देखिए, उत्तर प्रदेश का ये भोजपुरी का जो तड़का है, या भोजपुरी का जो ये पूरा असर है,
ये यहाँ पर हर व्यक्ति शब्द न समझ रहा है तो भी नाच रहा और गा रहा है। ये बहुत पुरानी बात है जब मतलब मुझे लगता है कि दूरदर्शन के अलावा उस समय लोकगीत आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म में शायद पहला चैनल था ज़ी टीवी जिसने कि भोजपुरी को गवाया था, 98 में हम लोग गए थे। तो ये जो लोगों का वहाँ पे वो देखा उसके बाद सारेगामा में गई, सारेगामा में भी यही हुआ कि मैंने सब कुछ गाया लेकिन जगजीत सिंह ने कहा कि मुझे कजरी के तीनों प्रकार आप सुनाइए। कजरी के इतने प्रकार होते हैं तो मुझे पता भी नहीं था। तो वो होता चला गया मतलब मुझको पता भी नहीं चला कि लोग सिर्फ़ वही सुनना चाहते थे। फिर वो ज़िंदगी बनी गई। अ, अगला सवाल कोरोना टाइम से रिलेटेड अभी हम बात ही कर रहे थे पहले उसके बारे में। मैम आप स्टेज शोज़ करती हैं ज़्यादातर, तो स्टेज को कितना मिस किया इस दौरान, इस पूरे टाइम के दौरान? देखिए मुझको अब कभी-कभी कहते हैं ना कि ये समय आपको खुद आत्म-अन्वेषण का बहुत अच्छा अवसर रहा है अ, कोविड। तो मैंने अपने आप को भी और जाना और मैंने ये समझा और जाना कि अ, स्टेज से उतना प्यार नहीं जितना संगीत से प्यार है। स्टेज से जिन कलाकारों को प्रेम है वो तो बहुत सारे इनमें से डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे लोगों को लग रहा है खत्म हो गया, पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मुझे तो चूँकि गाना था और गाने को एक निकासी चाहिए, वो तो अभिव्यक्त होना ही कैसे भी हो, तो बहुत समय से जो मेरे लंबित काम थे मैंने किए म्यूज़िकली जैसे कि गाने रिकॉर्ड किए, तो मैंने 8 सिंगल इस पूरे कोविड के टाइम पे निकाले और मालिनी की पाठशाला मेरा एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे मैं करती हूँ, उसको और गति दी, विस्तार दिया। पिताजी नहीं रहे तो मैंने एक हमारे यहाँ बहुत पुराना गीत है अवध का बाबा निमिया के पेड़, जिन काटियो बाबा, निमिया पे चिरैया के बसेर, वो हुँ। गाया। मोहम्मद खलील साहब को प्रणाम करते हुए उनका एक गीत गाया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन की स्तुति करी। नवरात्र के समय 2 गाने निकाले, छठ का गाना एल्बम निकाला, तो मैं तो बहुत व्यस्त रही और वो सारे काम कर सकी और देखिए इसी कोविड के टाइम पे तो ये गाना भी रिलीज़ हो गया फ़िल्म में। तो मेरे लिए तो मैं कहूँगी कि एक क्या कहा जाता है इसको मतलब कि आपदा को मैंने अवसर में बदला। बहुत समय से जो गाने कहा चाहती थी तो वो उनको रिकॉर्ड कर पाई एंड कोविड हैज़ बीन अ वंडरफुल ईयर टू मी। मेरे बेटे का विवाह तय हो गया इसी बीच में। सो ही इज़ आल्सो गेटिंग मैरिड अगले महीने उसका विवाह है। तो हमारे लिए तो मैं इसको मुझे तो ये लगता है कि प्रभु ने, प्रकृति ने ये भी एक समय सिखाने को भेजा है और उसको वैसे ही हम लोगों को स्वीकार करके एक रहने का धीरज, संयम, परिवार से और अपने आप से जुड़ने का एक बहुत सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है, तो अब उसका पूरा हम प्रयोग कर रहे हैं और आभार देते हैं कि समय भी आया जीवन में। बहुत दौड़ता है जो उसको रुक कर थमना चाहिए। पूरी सृष्टि के साथ यही हुआ है। तो इसको भी एडवर्सली नहीं देखना चाहिए। इसमें भी भलाई छिपी यही सोचना चाहिए। अ, अभी आपने डिजिटल मीडियम्स की बात की कि आपने कोविड के समय में इतना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो चीज़ें पहले नहीं हुई थी वो की। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा और क्या देखती हैं उसको एज़ अ क्या लोक संगीत विधा है उसके लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स कितने कारगर साबित हो सकते हैं? आगे आने वाले समय में भी उस पर आपके क्या विचार हैं? सच बात तो ये है कि मुझको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ही कारण लगता है कि एक उम्मीद है हुँ, कि लोक संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है, होने की दिशा में चल पड़ा है। जी। देखिए, सब लोग सोशल मीडिया की बुराइयाँ बताते हैं, ऐप बताते हैं, इसका नकारात्मक असर बताते हैं, वो सब बिल्कुल सही है। हर चीज़ का नकारात्मक असर है। जिस गाड़ी पे हम बैठ कर के मिनटों में अपनी यात्रा करते हैं, उसी गाड़ी में एक्सीडेंट में प्राण भी चले जाते हैं ना, तो हर जो आविष्कार हुआ है वो अपने संग लाभ और नुकसान लेकर आया है। सोशल मीडिया भी ऐसा है, लेकिन सबसे सुंदर सशक्त इसका पक्ष ये है कि ये लोकतांत्रिक स्थापना है। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप कुछ हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के पास आज कलम है, कीपैड के नज़रिए से। हुँ, हर व्यक्ति अ, आज लेखक है, पत्रकार है, हर व्यक्ति आज विचारक है, हर व्यक्ति अपना विचार रख सकता है। इसी तरह हर गल गायक भी यदि है,
तो वो अपना गाना भी निकाल सकता है, नहीं पसंद आएगा तो वो नहीं सुना जाएगा। लेकिन कम से कम वो मठाधीशी तो नहीं है कि म्यूज़िक कंपनी के पास चिरौरी करो, यात्रा करो, गिड़गिड़ाओ, रिक्वेस्ट करो तब कोई आपको रिलीज़ कर रहा है। तो मुझको लगता है कि ये जो बहुत सारे इस समय स्वतंत्र अ, प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, जो कलाकारों को अवसर भी दे रहे हैं, गवा भी रहे हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कोरोना में जो नुकसान हुआ है वो मैं मुझको लगता है कि डिजिटल अ, मतलब मैं उसका मतलब टू कंटिन्यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि कोरोना में जो सबसे बड़ा एक लाभ ये रहा कि मीडिया में की सक्रियता के कारण शायद थोड़ी बहुत जो एक असामान्य परिस्थिति वो सामान्य हो सकी। कलाकारों ने पूरी रौनक लगाए रखी, चौपाल सजाए रखी। आपको याद होगा लॉकडाउन के समय जिसे कविता आती थी वो कविता कर रहा था, जिसे कुछ नहीं आता तो वो भी गाने की कोशिश कर रहा था। तो एक आर्टिस्ट ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और अब लगता है कि तकनीक को हम लोग कोसते हैं, लेकिन यदि आज सोशल मीडिया नहीं होता तो ये कैसे कोरोना का समय कटता। तो इसलिए हम लोगों को उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। एक दुर्भाग्य जो पक्ष है वो ये कि बहुत सारे हमारे कलाकार, बल्कि तमाम कलाकार जिनकी रोज़ी-रोटी आश्रित है सिर्फ़ अ, संगीत के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए, नाटक के ज़रिए, मंच के ज़रिए, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार, अनाउंसर, जागरण करने वाले कलाकार, उन सबकी भूखों मरने की नौबत है इस समय। ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अ, बहुत अंधेरा दिखता है वहाँ पर मुझे, क्योंकि कलाकार प्रभु ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो और कुछ कर भी नहीं सकता, कि वो कल को ये छोड़ कर के कल को कहीं नौकरी मिलने वाली, तो जिनको नौकरी मिली उनको नौकरी से हटाया गया है कोरोना के टाइम पे। तो आर्टिस्ट और क्या करे और कितनी दिन बिना पैसे के वो गाएगा? कितने दिन? तो ऐसे कलाकार जिनके आप सोचिए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस के पैसे नहीं हैं। क्योंकि आप समझिए होली के कार्यक्रम कैंसल हुए 10 मार्च से और 10 मार्च से अब ये देखिए दोनों नवरात्र निकल गए, शादी की पूरी लगन का टाइम निकल गया और 50-100 आदमियों की जहाँ भीड़ की इजाज़त हो वहाँ पर अ, उस तरह से कार्यक्रम होने अब असंभव है। तो बहुत बुरी स्थिति है। म्यूज़िशियंस की, आर्टिस्ट की, वादक कलाकारों की, तो उनके लिए मुझे लगता है और इसी सोच से उद्वेलित होकर के हमने एक अभियान चलाया था कोविड के टाइम अप्रैल में, सेव द रूट्स, और हम लोगों ने 1000 के ऊपर कलाकारों की आर्थिक सहायता की। कीटों के माध्यम से हम लोगों ने लोगों से धन इकट्ठा किया, करीब 31-32 लाख रुपए आया, जिसको हमने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल सारे कलाकारों के, जिनमें बहुत सारे लोक कलाकार थे। आप सोचिए बैंड बाजे, जो शादी में बैंड बजाते हैं, उन तक ने हम लोगों से मदद मांगी। कुछ अनाउंसर्स थे, कुछ साउंड सिस्टम वाले थे। और ऐसी-ऐसी हम लोगों ने तो वो एक कोविड ने जो हम बार-बार कहते हैं ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो कलाकारों का तो सबसे बड़ा असंगठित समूह है, जहाँ पर इनके लिए कौन कहे, इनके लिए कौन इनकी आवाज़ बने। तो सबने बहुत सारे कलाकारों को मैं जानती जिन्होंने अपने साथी कलाकारों की सहायता की। लेकिन हम लोगों ने मुहिम चलाकर 1000 के कलाकारों पे किया, लेकिन हमने जो करा वो 3 महीने के लिए काफ़ी रहा होगा, पूरे साल भर के लिए तो वो भी काफ़ी नहीं है। वो एक बहुत अंधकारमय पक्ष लगता है और मुझको लगता है कि जल्दी से जल्दी सरकारों से भी मेरी ये इल्तिजा है कि वो कार्यक्रमों की गति को शुरू करें, चाहे वर्चुअली शुरू करें, ताकि अधिक से अधिक कलाकारों को आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके। बहुत दयनीय स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में सब कलाकारों की। अ, अगला सवाल आप पूछना चाहते हैं कि आपका कोई समकालीन पसंदीदा लोक गायक जो आप जिन्हें आप बेहद पसंद करती हैं सुनना इसमें चाहती तो सोचना है ही नहीं शारदा दी सिन्हा जी। शारदा दी इसमें तो मतलब कोई दूसरा नाम या सोचना हैं? समकालीन में आदरणीय मतलब शारदा जी की आवाज में कुछ भी जरा वो गुनगुना भर दें या अपना उनका जो एक लहक करके अंदाज में जब वो हुक के संग गाती हैं तो बस लगता है यही है, इस गाने को ऐसा ही गाना था, ये गाना और किसी ढंग से नहीं गाया जा सकता। तो उनकी बात ही एक अलग है और बाकी अ, अपनी मौलिकता के लिए और अपनी अम, दबंग व्यक्तित्व के लिए और अपनी बेजोड़ प्रस्तुति की
मौलिकता के लिए तीजन बाई जी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी राह दिखाई इस बात की कि जैसे हमारे यहाँ जो गेय परंपरा है, जहाँ पर हम गीतों को गाते हैं, संस्कार गीत गा रहे हैं, ऋतु गीत गा रहे हैं, लेकिन लोक नाट्य में, कथा गायन परंपरा शैली में आप एकल प्रस्तुति के माध्यम से मंच को 1.5 घंटा बांध सके, ये तीजन बाई जी ने सबसे पहले 80 के दशक में करके दिखाया। तो उनका इसके लिए मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और मैंने अपनी माँ के नाम पर लोक निर्मला सम्मान प्रारंभ किया है इसी वर्ष से, पिछले वर्ष। तो पहला सम्मान मैंने तीजन बाई जी को ही दिया। मेरी माँ उनको बहुत पसंद करती थी और रेडियो कॉन्सर्ट्स में जब भी तीजन जी आए तो माँ मेरी सबसे पहले ले जा करके उनसे मिलवाती थी। तो ये मुझे लगता है कि हम लोगों को करना चाहिए कि अपनी विधा के जितने भी बड़े कलाकार हैं, उनको सम्मान देते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि नए लोगों को भी ये समझ में आए। आज का क्योंकि देखिए ज़माना अलग है, मैंने पहले कह दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसकी खामी उसमें ये है कि आई मी माई सेल्फ, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि वाली जो विचार है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें किसी की सीखने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं। तो ये तो है कि सक्षम है, बिना सीखे आज लोग यूट्यूब से सीख करके बेजोड़ गा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टिकती अस्थाई वही चीज़ें होती हैं, जो अपने साथ एक पूरी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे कलाकार, नवोदित कलाकार या बड़े कलाकार, हम सब लोग एक जब आगे बढ़ते हैं तो एक पूरी-पूरी परंपरा आगे बढ़ती है। तो साथ लेके चलने की जो एक सोच है, वो नए कलाकारों में भी आए, मैं यही आशा करती हूँ। अगला सवाल महिलाओं पर। महिलाओं के बलिदानों की फ़हरिस्त में अपनी इच्छाओं को छोड़ देना आता है, कभी पारिवारिक वजह से, कभी सामाजिक। आपके जीवन में क्या कभी कुछ ऐसा पल आया या मोमेंट आया जब ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो इस चीज़ से? कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ से मतलब? महिलाओं को अपनी इच्छाएँ जैसे आप गाती हैं, तो कभी महिला होने के वजह से कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा? नहीं, ये तो हम लोग जिस समय में हुँ, पैदा हुए, हमारी पीढ़ी, हम लोग जिस समय में पैदा हुए तो उस समय हम लोग जब तक सोचते तब तक विवाह माता-पिता ने तय कर दिया। जी, जी। ऐसे लेकिन उस दौर में भी हमारे यहाँ बड़ा खुले विचार के हमारे माता-पिता थे। उन्होंने संगीत एक ऐसी विधा, उसमें मंच भी हमको विवाह से पहले स्टेज गाया हुँ, कराया। मंच के लिए माँ मेरे साथ में यात्रा करती थी और हमारे उस्ताद राहत अली खान साहब मनमौजी फक्कड़ थे। वो घर आने में आनाकानी करते थे या कम आते थे या बहुत लंबा गोता लगा जाते थे, तो मेरी माँ ने कहा कि प्यासे को कुएँ के पास जाना चाहिए, तो मुझको ले जा करके बैठती थी 2-2 घंटा उनके पास, तो राहत साहब के पास। तो मैं कहूँगी कि मैं तो एक बहुत खुले हुए माहौल में पैदा हुई, लेकिन निसंदेह जब विवाह हुआ और होने के बाद मैंने आपको पहले कहा कि इंसान की प्राथमिकता के साथ वो जब जीता है, तो उसको किसी प्रकार का क्षोभ, संताप, पछतावा नहीं होता। जी। तो 21 बरस में मेरी ब्याह तय हुआ, 22 बरस में बिटिया हुई, हुँ, तो 23 बरस और 24 बरस में बेटा भी हो गया, 24 बरस में मैं 2 बच्चों की माँ थी। जी। और एक ऐसी सेवा में मेरे पति थे, जहाँ वो 24 घंटे में 18 घंटे काम करते थे। तो वहाँ पर मुझे मेरे लिए बहुत स्पष्ट था कि ये एक प्राथमिकता इस समय इस जीवन को जीना है और ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का मतलब वो ना रहे। क्योंकि बहुत डिमांडिंग होती है, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में बहुत दौरे, यात्राएँ, तो उसमें बच्चे कहीं हमारे जो है उपेक्षित ना रह जाएँ। तो वो मैंने पूरा-पूरा समय दिया, तो वहाँ पर कोई पछतावा नहीं था। म्यूज़िक ने पूरी तरह से बैक सीट ले लिया था। जी। और मुझे याद है कि 1-2 बार अ, ये भी समय आया है कि मैंने 1-2 बार गाने की कोशिश की, हुँ, तो गाने से पहले मैं फूट के रो पड़ी और इतना भरा हुआ था संगीत कि मैं भूल ही गई थी कि बच्चों की वो नैपी और बॉटल वाटर बॉटल और उनको देखते-देखते अपना संगीत खुद का जो कहीं न कहीं सारी महिलाओं के साथ होता है ये, कि जब वो उस औरत माँ बनती है, तो उसके लिए सारे बाकी रोल पीछे हो जाते हैं। वो फिर उस समय सिर्फ माँ होती है। वो औरत भी बाद में होती है, वो पत्नी भी बाद में होती है और गायिका तो बहुत पीछे थी। तो मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मुझे बहुत वो मेरे जीवन का बहुत सशक्त और सुंदर पक्ष है।
जब एक बार 10, 12, 13 बरस के बच्चे हो गए, तो फिर मैंने पूरी तरह से संगीत में बोल लिया। अ, स्त्री होने के नाते तो मैंने कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं महसूस करी, क्योंकि मैं पूरी या उसके हिसाब से मैंने अपने जीवन को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करा। कि बच्चे हैं, स्पेशली बेटी है, तो मैंने सोचा था कि जब तक इसका 10th और 12th नहीं होता, मैं बड़ी यात्राएँ नहीं करूँगी। उनकी परीक्षाएँ हैं, तो बड़े से बड़े मैंने प्रोग्राम छोड़ दिए कि साथ रहना है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स दिमाग में क्लियर होते हैं, तो आपको कुछ ये नहीं लगता कि आपने किसी चीज़ की वज़ह से कोई सैक्रिफाइस किया। ऑन द अदर हैंड मैं ये बताना चाहूँगी कि एक औरत होने के बावजूद मैंने अकेले पूरे विश्व में भ्रमण किया है, यात्राएँ की हैं। जैसे आमतौर पे स्त्रियों के संग उनके पति या उनके बेटे या उनके कोई बहन साथ में यात्रा करती। मुझे पहले से पता था कि हस्बैंड तो जा नहीं सकते, उनकी नौकरी ऐसी है। बच्चों को मैं साथ में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि उन पर इसका ऐसा असर पड़े कि फिर वो कुछ और, क्योंकि मैंने बहुत कलाकारों को देखा है कि जिनके बच्चे भी साथ ही में ट्रैवल करते हैं, फिर या तो कलाकार ही बने, तो सीखते-सीखते आगे बढ़ेंगे। जब बच्चों को वो जीवन लेना ही नहीं था, तो मैंने अकेले ट्रैवल किया। और वो फिर चाहे नक्सल एरिया में अकेले रात में भ्रमण हो, चाहे वो रात-रात जग करके सुबह 6 बजे की वो पकड़ाई। मुझे याद है ऐसी-ऐसी जगहों पे 3-3 बजे रात में ट्रेन मैंने पकड़ी, क्योंकि फ्लाइट्स तो अब हो गई पिछले 10-15 साल से। बहुत लंबा जीवन हमारा ट्रेन की यात्रा में गुज़रा है। तो कभी कुछ मेरे साथ ना तो अशोभनीय हुआ, ना कभी कोई ऐसी बात हुई कि मैं कहूँ कि स्त्री होने के नाते मुझको इसका खामियाज़ा हुआ। हाँ, ये अवश्य है कि मुझे लगता है कि एक स्त्री को उसका ड्यू क्रेडिट देने में कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा समाज समय लेता है और बहुत जजमेंटल होता है। वो तो मैंने एक देखा, वो एक नज़रिया रहता है कि एक महिला यदि सफल हुई है, तो उसकी सफलता के पीछे पहले इंसान कारण ढूँढता है कि क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? तो वो मुझे लगता है ये सारी ये तो एक महिला के प्रति एक समाज का नज़रिया है। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं गीत-संगीत में अ, परिवार, समाज, सोच, विचार, गायकी, अपनी गुरु की शिक्षा और उसके संग जो मेरी स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उन सबको एक साथ लेकर के चलूँ और शायद सफलता भी पाई है। जी, जी, बिल्कुल। मालवी जी, आखिरी सवाल जाते-जाते कि लोक संगीत के क्षेत्र में जो महिलाएँ कदम रखने जा रही हैं, बढ़ रही हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? पहले तो जिएँ उसको। मैं तो बस यही कहना मुझको सब सब जब बोलते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ पहले तो जिएँ। जी, जिएँगे तो करेंगे। जीना ही नहीं है यदि उसको और आपको खाली ये लग रहा है कि आज पॉपुलैरिटी है तो इसलिए फ़ोक सिंगर बन जाए या लोक गायक बन जाएँ, तो मुझे लगता है अन्याय है, फिर आप कुछ और कीजिए। आपको मैं इस बात के जवाब में एक बड़ी रोचक बात बताना चाहूँगी, कुछ कलाकार जो मेरे ऊपर भी उपालंभ करते थे कि ये क्या ये सब गाने लोक गायक। उनमें से कुछ कलाकारों को मैंने देखा है जो बहुत गर्व के साथ दूसरी पहचान के साथ जीते आए। अब आज की तारीख में बड़े फ़क्र से अपने नाम के पहले लोक गायक या लोक गायिका लगाने लगे हैं। तो मैं जब देखती हूँ ये तो ये उस बदलाव का ही संकेत है। आप समझ रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप गीत तो कोई भी आप गा सकते हैं। आप फ़िल्मी गाइए, बैंड का गाएँ, मैंने फ़िल्म का गाया है। हुँ, हुँ। लेकिन लोक गीत गा रहे हैं, तो लोक जीवन का चित्र आपके अंतर्मन में होना चाहिए। आप जब एक रोपनी गा रहे हैं, हरि रिम झिम बरसत पनिया चली धान रोप धनिया हमारे पियवा हमारे पियवा अरे हमें कंगना गढ़ाई दा हमारे पियवा हमें कंगना गढ़ाई दा अरे तोहरे संग रे पिया खेतवा मा चलेबे हरवा के संगवा पसनवा बहैबे ये जिसने खेत में काम करती हुई औरतों को देखा होगा, हुँ, हुँ। उनके आपस का संबंध देखा होगा कि औरत किस तरह से बड़े प्यार से गमछा में बांध करके रोटी लेके जाती है पति के लिए, खाने के लिए, खेत में। तो इन गानों का चित्र सामने आएगा। जब सैया मिले लड़कैया में
नायिका कहती है, 20 बरस की मैं होने को आई, अरे सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं। तो ये वो स्त्री गा सकती है जो सास के साथ रही है, जिसने सास के पैर दबाए, जिसने सास का आदर किया है, और जो नखरा करते हुए भी इठलाती है, पति से झुंझलाती है, शिकायत भी करती है, लेकिन संयुक्त परिवार की इसी ताकत पे बलिहारी है कि देखो यही व्यवस्था है कि कल को गाते-गाते आज मैं बहू, कल को मैं सास बनूंगी, और ये चलता जाएगा। तो लोकगीत गाएं, बिल्कुल गाएं, लेकिन कुछ समय दादी के पास बिताएं, उनसे चीजों को, रीतियों को समझें, नीतियों को समझें, तब जो असर आएगा, गायकी आए ना आए, आत्मा होनी चाहिए लोकगीत में, सबसे बड़ी बात यही है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत शुक्रिया ये इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए। बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ लोक संगीत के बारे में, आपके बारे में थैंक यू। और मैं सोचती हूँ कि जाने से पहले दुर्गामती का अपना गाना, जी, 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 ज़रूर, ज़रूर, मैं बिल्कुल। उसके बारे में बता रही थी, वो गाना रह ही गया हम लोग का। जी, जी। रंज इश्क का क्या जाने पीर फकीर, ये तो राधा जानी या फिर जानी ही, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसे गाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए और दर्शकों से भी इल्तिज़ा है कि अगर आपने ये गाना नहीं सुना है, तो ज़रूर सुनिए और बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मालिनी जी। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।